Hello dear students, in our previous class we studied about the torque on the current loop in magnetic field and the result was tau is equal to NIAB cos theta और एक दूसरा रिजल्ट था tau is equal to NIAB sin alpha। किस रिजल्ट को कब कहाँ यूज करना है वो आपने जो देखा वहां पे, तो वो जो करंट लूप है मैग्नेटिक फील्ड में और वो टॉर्क फील करता है उसको यूज करते हुए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लें। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल करंट और वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। इसे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। ये इसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के एप्लीकेशन से कन्वर्जन है वो हम फर्दर टॉपिक में करने वाले हैं। तो रही बात इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। मीन ए करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंस टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रही बात इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। कंस्ट्रक्शन का रट्टा मारने की जरूरत आपको नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे और डायग्राम के जो जो पॉइंट आप ड्रॉ करने वाले हैं डायग्राम में उन्हीं को आप पॉइंट बना के कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके पास क्या होता है, इसके पास इस प्रकार का एक फ्रेम होता है जो नॉन मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक होता है, आप इसको नॉन मैग्नेटिक के लिए नॉन मेटेलिक भी ले सकते हो या कोई ऐसी मेटल ले सकते हो जो मैग्नेटिक बिहेवियर ना दिखाते हो, जैसे एल्यूमिनियम है। तो इस प्रकार का एक फ्रेम होता है और इस फ्रेम के ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इट एज ए नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। नंबर 2 हो गया ओवर विच इंसुलेटेड कॉपर वायर इज बाउंडेड। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। फिर कॉपर वायर के 2 टर्मिनल हुए, एक ये और ये। तो जो ये एंड है कॉपर वायर का, इसको हम यहां पे कनेक्ट करते हैं विद ए फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप। किससे कनेक्ट करते हैं? इसका नाम है फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप। फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप यहां पे लगाते हैं और फिर इसको हम यहां पे फिक्स कर देते हैं एक पॉइंट पे। इसको नाम देते हैं टर्मिनल T1। इसके ऊपर हम यहां पे एक कॉनकेव मिरर भी लगाते हैं। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर जो होता है वो डिफ्लेक्शन देखने के लिए लगाया जाता है। ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको यहां पे हम कनेक्ट कर देते हैं एक सॉफ्ट स्प्रिंग से, सॉफ्ट स्प्रिंग, और यहां पे इसको फिक्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होगा। ये जो आपके पास कॉइल बनी, इस कॉइल को हम रखते हैं 2 पोल ऑफ कॉनकेव शेप मैग्नेट। तो एक कॉनकेव शेप मैग्नेट लेते हैं इस प्रकार से, और इस कॉनकेव शेप मैग्नेट के अंदर हम क्या करते हैं, 2 पोल के बीच में इसको रख देते हैं। अभी कॉनकेव शेप ही हमने क्यों यूज की, ये इस क्वेश्चन में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक आयरन का सिलेंडर भी रखते हैं। अगर ये कॉइल सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर रख देंगे, और अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर आयरन का ऑब्जेक्ट रख देंगे। क्यों रखते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हमने ये आयरन का यहाँ पे क्यों रखा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए यहां से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी, और ये कॉनकेव है तो कॉनकेव कन्वर्ज करता है। तो इस प्रकार से लाइन ऑफ फोर्स यहां से इस कॉइल के अंदर जाने वाली है ऐसे, और यहां से ये साउथ पोल के अंदर एंटर हो जाएंगी। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ के अंदर ये एंटर हो जाती हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर देंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की और इसकी थ्योरी की। तो थ्योरी तो ये है जो आप पीछे डिस्कस कर चुके हो, एक टॉपिक था आपके पास फोर्स ऑन टॉर्क ऑन द करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, वो इसकी थ्योरी थी। हम अब इसकी वर्किंग करते हैं कि वर्किंग कैसे होगी। और वर्किंग में आप ये देखोगे कि जैसे ही आप इसके अंदर से करंट पास करते हो, इसके अंदर से ये जो 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2, इनके अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देंगे।
अब जैसे ही इसके अंदर से आप करंट पास करवाओगे तो करंट लूप हो जाएगा, और करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप ज्यादा क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, व्हेन करंट is passed through the coil, then टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा NIAB एंड साइन थीटा। N नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, A एरिया इसका, B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा। देखो हमने पीछे दो केस लिए थे, एक साइन थीटा का, एक कोस थीटा का। यहाँ पे हमने साइन थीटा वाला केस लिया है, और वो इसलिए लिया है क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इसका जो प्लेन है ना, उसके नॉर्मल के साथ है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये ऑलवेज जो प्लेन के नॉर्मल के साथ इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए हमने ये यहाँ पे साइन थीटा ले लिया। आप कोस थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और साइन थीटा लेते हो तो वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। 0 90 डिग्री क्यों होती है, उस टॉपिक में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो मैंने यहाँ पे मैं साइन थीटा ले रहा हूँ, और तो ये इतना हो गया। तो टॉर्क यहां से हो जाएगा टो इज इक्वल टू NIAB, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री क्यों है, एज फील्ड इज रेडियल। ये रेडियल फील्ड क्या होता है, रेडियल फील्ड का मतलब ये है, जैसे ये फील्ड है, ये काम करता है अलोंग द रेडियस। क्या करता है, अलोंग द रेडियस, और ऑलवेज होता है इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। किसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब है कि थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है, 0 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। वैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, थीटा 0 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री। किस केस में, जैसे टॉर्क के दो फॉर्मूले पढ़े थे आपने, टो इज इक्वल टू, एक तो पढ़ा था आपने NIAB कोस थीटा, एक आता है टो इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। साइन अल्फा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल के साथ हो। थीटा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन में हो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आप ये बोल सकते हो, ये ऑलवेज इन दी प्लेन ऑफ द कॉइल हो सकता है, होता है, या फिर आप इसको ये बोल देते हो, ये परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल होता है। तो दोनों केस में ही आपके पास टो इज इक्वल टू NIAB आने वाला है। अगर आप ये लोगे तो थीटा की वैल्यू 0 ले लोगे, साइन लेते हो तो इसकी वैल्यू कितने लगे, 90 डिग्री ले लेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और सोचने वाली बात भी है। मैं इसको कॉइल मान लेता हूं, ठीक है, और ये मैंने इसकी फोर्स ब्रोंज स्ट्रिप कंसिडर कर ली। अब ये क्या करता है, ये एक तो फोर्स थी उसकी, तो इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, उसी कारण इस पे टॉर्क लगा, और वो कितना लगा, NIAB लगा। अब देखो यहां से ऐसे पकड़ा हुआ है, इस पे टॉर्क लगने वाला है, तो ये ऐसे रोटेट करेगी। अगर ये इसको ऐसे रोटेट कर रही है तो फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप तो फिक्स है ना अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे फिक्स है। अगर ये सपोज करो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। मीन फास्फोरस ब्रोंज जो स्ट्रिप लगाया है हमने यहाँ पे, ये इस पे हमेशा क्या करता है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क बाई फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप, और वो टॉर्क होगा टो इज इक्वल टू, कितना होगा वो होगा K इंटू थीटा। यहां पे K क्या है, थीटा क्या है, K तो है इसका कांस्टेंट, और वो इसको K कांस्टेंट है, और ये इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और ये इसको डिपेंड करता है कि यूनिट डिग्री ट्विस्ट के साथ कितना टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है, यानी टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यूनिट ट्विस्ट के ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो रिप्रेजेंट करता है K। और थीटा क्या है, ट्विस्ट है, कितने डिग्री से ट्विस्ट हो रहा है, 4 डिग्री 5 डिग्री। कॉइल जब ऐसे थी, कॉइल ऐसे थी, और फिर कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, तो ऐसे सर्कुलर में घूमेगी तो एंगल बनाएगी ना ये, तो कितने डिग्री से कॉइल रोटेट करी वो, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिस्टोरिंग टॉर्क दिया जाएगा। अब एक बात और सोच के देखो, फिर से देखो इसको, ये इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये फोर्स इसको घुमाएगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी जिस दौरान ये जो मैग्नेटिक टॉर्क है, ये मैग्नेटिक टॉर्क
ये फास्फोरस बोरोन स्ट्रिप ने जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाया उसके बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही बराबर हो जाएगा तो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। जब ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी तो ये रोटेट नहीं करेगी। तो ये जो पोजीशन होगी इसको हम बोलेंगे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम के थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास NIAB के पास। और थीटा की वैल्यू यहां से हमें क्या मिलती है, थीटा इज इक्वल टू में मिलती है NIAB डिवाइडेड बाई के, NIAB डिवाइडेड बाई के। यहां से हम देखते हैं NAB और K ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट है। बाकी सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई G, I डिवाइड बाई G, वेयर G इज द कांस्टेंट, इट इज नोन एज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और G की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, K डिवाइडेड बाई NAB, K डिवाइडेड बाई NAB, इट इज नोन एज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इट इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I इज इक्वल टू G थीटा, I इज इक्वल टू G थीटा, वेयर G इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये होता है इसके ऊपर। यहां से मेन बात आपको ये देखनी है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, I। अब हमारे पास जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये था कि हमने यहाँ पे ये कॉनकेव शेप मैग्नेट क्यों लिए, तो कॉनकेव शेप मैग्नेट लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉनकेव शेप मैग्नेट हम क्यों यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि इसके अंदर हमने ये आयरन का सिलेंडर क्यों रखा। तो आयरन का सिलेंडर रखने के 2 पर्पज हैं। पहला पर्पज तो ये कि आपको पता है आयरन जो होता है वो हाईली मैग्नेटिक होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इसके अंदर से पास होंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर टॉर्क भी ज्यादा होगा। और दूसरी बात, आयरन जो होता है वो इसको डेड बीट बनाता है, तो इसको डेड बीट बनाने के लिए भी, और दूसरी बात इसके ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए भी, बी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आयरन का सिलेंडर रखते हैं। बी की स्ट्रेंथ मतलब बी एक तो कॉनकेव शेप से हमने बढ़ा दिया, दूसरी बात आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो उसके कारण आपका जो डिफ्लेक्शन है थीटा, ये जो थीटा डिफ्लेक्शन है, बी स्ट्रॉन्ग होने के कारण कम करंट होगा तो भी डिफ्लेक्शन आपके पास क्या होगा, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम यहाँ पे ये मिरर क्यों यूज करते हैं, और ये मिरर हम यूज करते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन को देखने के लिए। आपको पता है कॉनकेव मिरर जो होता है वो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर इमेज को इनलार्ज करता है। इसके ऊपर यहाँ पे निडल लगी होती है, इसके साथ जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो निडल उसके पास साथ साथ ऐसे रोटेट करेगी, तो जो रोटेशन है निडल का वो इस कॉनकेव मिरर में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण हम इसको यूज करते हैं, आयरन को यूज करते हैं और कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। फास्फोरस बोरॉन स्ट्रिप को भी हम क्यों यूज करते हैं, उसका कारण ये है, आप यहां से देख पा रहे हो कि जो थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। थीटा का मतलब है कम करंट हो तो थीटा ज्यादा मिले हमें, तभी तो इजीली उसको हम रीड कर पाएंगे। तो के की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी थीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और के की वैल्यू गिवन मटेरियल्स में फास्फोरस बोरॉन स्ट्रिप की हमारे पास मिनिमम होती है, इसीलिए हम यहाँ पे फास्फोरस बोरॉन स्ट्रिप यूज करते हैं। तो ये तो था हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो आप जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे।